राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ हैं भाई व्यालोक पाठक जी। व्यालोक भाई राम राम। जय सिया राम। व्यालोक जी, कैसा चल रहा है आपका चैनल? चैनल ठीक ठाक चल रहा है। उसमें बस ये कहना है कि जो भी दर्शक श्रोता थोड़ा सा भी महाभारत के प्रति रुचि रखते हैं वो कम से कम संडे वाला एपिसोड उस पर जरूर सुने। महाभारत पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस एपिसोड को जरूर सुनना चाहिए। बाकी चैनल देखें ना देखें उसका वैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं ना कि ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ सिर्फ महाभारत पे ही चर्चा हो रही है। समसामयिक सभी विषयों पे चर्चा करते हैं। पर इनका जो महाभारत है, इनका एक बहुत बड़ा एक यूएसपी है। और प्रोजेक्ट है। वो एक ऐसा कंटेंट है जो आपको आम सामान्य चैनल पे कभी मिलेगा नहीं। बड़ी दुर्लभ एक वो चर्चा है। तो उसको जरूर लोग देखें। इनका चैनल का नाम है व्यालोक वाणी। तो आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक मेरे दर्शकों से अपील, देखिए साहब, मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। मैंने आज तक जो कुछ लिखा है उसके चुनिंदा लेखों का ये कंपाइलेशन है। लोग बताते हैं बड़ी मजेदार पुस्तक है। और इस पुस्तक का मूल्य हमने रखा है 600 रुपया। असल में ये 600 रुपया हम इस पुस्तक के विक्रय से जो भी पैसा प्राप्त कर रहे हैं वह खर्च होगा हमारे आश्रम में एक गौशाला और बीमार घायल पशुओं, गायों, नंदी, बैल, सांड, जिन पे बहुत अत्याचार है। सांडों पे तो मैंने देखा है व्यालोक भाई, इतना अत्याचार है। अरे अच्छा, उन पर गर्म पानी वानी फेंक देते हैं अरे ये। तेजाब, गर्म पानी, बंदूक, गोली। अच्छा, हम लोग आगरा जिले तो में जहां घाव हमारा हुआ आश्रम है। पड़ा रहता है, घाव हुआ रहता है, वो खून रिसता रहता है, वो बेचारे बैठे रहते हैं। हाँ, बड़ी बुरी है। अत्याचार की मैं पराकाष्ठा बताऊं आपको। यमुना का किनारा है, पूरा कछार है, सैकड़ों एकड़ जमीन जो गौचर की है वो किसानों ने कब्जा कर रखी है। अब अच्छा, पशु बेचारा कहां जाए? पशु आया कहां से? तुमने छोड़ दिया। लोग कहते हैं ना, आवारा पशु परित्यक्त हैं बेचारे। हाँ, आवारा वो आवारा होता है पशु जिसका क्या होते हैं। आवारा वो होता है जिसका घर द्वार हो फिर बाहर घूम रहा है। आपने उसका त्याग कर दिया। अच्छा, उनकी जमीन आपने कब्जा कर ली जो गौचर है उनका। और अपनी जमीन के चारों तरफ जैसे ही फसल लगाते हैं, आजकल एक झटका मशीन आ रही है, बिजली का तार लगा देते हैं और 12 वोल्ट का उसमें करंट होता है। जैसे ही जानवर उसके नजदीक जाता है उसको बड़ी तेज करंट लगता है और वो बेचारा इतना डर जाता है। और हर खेत के चारों तरफ झटका मशीन लगी है, करंट की बात तार। बात इतने पर मान जाए मनुष्य तब तो फिर भी गनीमत है भाई साहब। दूध जब तक देती रहती है गाय, जब तक खाण काम का है तब तक तो आप उसको रखते हैं। उस दौरान भी आप सड़कों पर भेज देते हैं वो पॉलीथीन, बैंडेड, क्या क्या नहीं खाती हैं आजकल की हमारी गौ माता हम कहते रहते हैं। लेकिन हिंदू लोगों का चरित्र तो इतना पतित है कि आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, गौ माता खाती मिलती हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो गलत क्या बोलते हैं। भाई उनको बेचा, उनको त्यागा, आपने सही कहा, परित्यक्त। तो ये बड़ी समस्या है और इसमें केवल तो सरकार से उनके कुछ नहीं होगा। ठीक। तो बीमार बीमार घायल गौधन के लिए हम एक अस्पताल मेरा प्रस्तावित है। 4 बीघा जमीन, 1.25 एकड़ लगभग हो गई है हमारे पास। तो उसी में निर्माण करेंगे। तो इस पुस्तक से जितना भी पैसा प्राप्त होगा उसी गौशाला में लगेगा। इसके अलावा भी यदि आप सहयोग देना चाहते हैं तो ऊपर क्यूआर कोड है, उस पर दीजिए। और पुस्तक यदि मंगाना चाहते हैं 600 रुपया भेजिए, ज्यादा भी भेज सकते हैं। और ये 7696409623 ये जो नंबर चल रहा है, इस पे पेटीएम वगैरह कर सकते हैं। और इसी नंबर पे हमें अपना एड्रेस लिख भेजिए, फोन नंबर, पिन कोड जरूर लिखिए, जिससे हम आपको पुस्तक भेज सके। तो सब इस अपील के बाद व्यालोक भाई, जरा कुछ समसामयिक चर्चाएं कर लेते हैं। भाजपा को अपना अध्यक्ष चुनने में लगभग 2 साल लग गया। तो आखिर एक इतनी बड़ी पार्टी जिसके पास इतना बड़ा संगठन है, इतने डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया निस्वार्थ भाव से, संघ के इतने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक 45 वर्षीय युवक को
अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। अब दिल्ली में ये चर्चाएं चल रही है कि भाजपा पूरी तरह अपना ओवरहॉल करने जा रही है, रीबूट। वो हम लोग फोन अपना रिबूट करते हैं ना, पुराना डाटा सारा उड़ा दिया जाता है, फोन को एकदम रिफ्रेश कर दिया जाता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 उसी तरह 45 वर्षीय महासचिव आ रहे हैं, पुराने लोग सब मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे, कुछ लोग गवर्नर बना दिए जाएंगे। मतलब पार्टी एकदम यंग ब्लड होने जा रही है और मोदी अगली पीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव से तो यही दिख रहा है। आप क्या कहेंगे सर इस पे? 20 वर्ष कम से कम और आगे 50 वर्ष 100 वर्ष की योजना अगर जो संगठन बनाता है तो वहां समय लगेगा ही। जी। मोटा भाई उर्फ शाहजीवा ने बहुत पहले संसद में ये कह दिया था कि भाई जहां विकल्प हो, जहां चुनाव करना हो, वहां दिक्कत होगी ना। कांग्रेस का बताइए, मैं अगले 150 वर्षों का अध्यक्ष आपको बता देता हूं कौन होगा। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन होने वाला है ये किसको नहीं पता है। आरजेडी का कौन होगा पता किसको नहीं है। आजीवन तेजस्वी यादव भी रहेंगे आरजेडी के अध्यक्ष, आजीवन टीपू भाई ही रहेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। यहां चूंकि चयन करना था और ये रीबूटिंग, ये रिस्ट्रक्चरिंग, ओवरहॉलिंग, ये तो भाई संघ और बीजेपी हमेशा करती ही रही है। इसमें तो कोई कहीं से दिक्कत है नहीं। देखिए, संघ का पूरा जो स्ट्रक्चर है या पूरा जो भाव है, उसको अगर एक वाक्य में कहें तो क्या है, लक्ष्य क्या है? हिंदू राष्ट्र की स्थापना, अखंड भारत की स्थापना, यही है ना संघ का। एक वाक्य में ध्येय वाक्य यही कहा जाएगा। और संघ भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करता है, भारतीय परंपरा के मुताबिक चलता है। तो जैसे एक हिंदू हमेशा रिबूट के मोड में, हिंदुत्व और सनातन हमेशा रहते ही हैं। पल पल प्रकृति बदल रही है, आप कैसे नहीं बदलेंगे? आप देखिए मौसम का हाल, देखिए अभी 2 महीना पीछे पूरा कैलेंडर खिसक गया है। जो इस बात को नहीं मान रहे हैं, पहले अक्टूबर से शुरू हो जाती थी ठंड हल्की फुल्की। आज देखिए 18 दिसंबर को पटना में पहली बार कायदे से ठंड कल से परसों से पड़नी शुरू हुई है, वरना ठंड पड़ रही थी, ठीक है, नॉर्मल से। और फरवरी तक ठंड पड़ती है। पूरा भारत जो 6 ऋतुओं का देश था, अब 6 ऋतुएं कहाँ आती हैं? कहाँ आता है हेमंत, कहाँ आता है शिशिर, कहाँ आता है? सीधा शीत और ग्रीष्म, 2 ही तो अब मौसम रह गए हैं। बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो जा रही है, बेमौसम की बारिश हो जा रही है। तो जब प्रकृति बदल रही है, आप कैसे नहीं बदलेंगे? आप किसी आसमानी किताब के ये थोड़े हैं मानने वाले, या आप कोई पांथिक थोड़े हैं जो ये मान लेते हैं कि भाई हमने सारी चीजों का समाधान दे दिया। यही तो होता है ना। पांथिक जो भी हैं, जो जो भी बिब्लियोलेटरस मजहब या रिलीजन के लोग हैं, उनके लिए क्या है कि भाई फलानी ईस्वी में 600 ईस्वी में एक पैगंबर हुए, उन्होंने सारा ज्ञान एक किताब में रख दिया। यही तो है उनका कहना। उसके बाद उसमें कुछ नहीं, न जोड़ना है, न घटाना है, न कुछ है। ये कैसे संभव है? ये कैसी बात हो रही है? तो क्या आज विश्व के सारे मोहम्मदन जितने भी आधुनिक प्रतीक हैं उनका इस्तेमाल छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं। रेल छोड़ दें, कार छोड़ दें, फलाना छोड़ दें, लेकिन नहीं, उसमें सुविधा है तो तुम सैटेलाइट फोन तक का इस्तेमाल करोगे जितने आतंकवादी। और जहां सुविधा नहीं है तो वहां तुम बिहार सीएम के सामने बुर्का पहन के चले जाओगे। और उसके बाद जब वो हटाएंगे गार्जियन की तरह, एक वृद्ध की तरह, तो तुम उस पर बवाल करोगे। ये नहीं चलेगा ना, एक तरफा ये गाड़ी कैसे जाएगी? इसलिए भाजपा जो कर रही है वो अगले 50 वर्षों का सोच के कर रही है।
अब इसमें बहुतेरे सारे इफ एंड बट्स हैं। बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव में कास्टों की संख्या वहां 6% से 8% के बीच है, और भाजपा कोई भी हरवा हथियार अपने इसमें बचाना नहीं चाहती है बंगाल को जीतने के लिए। इस बार बंगाल की लड़ाई एकदम कांटे की होगी, टक्कर जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इधर बिहार में मिली प्रचंड जीत से उत्साहित सेना है, उधर ममता बानो के अपने गुंडे हैं, अपने लोग हैं। क्योंकि वहां तो सिस्टम बदला ही नहीं है ना, वो जो क्लब कल्चर था, जो तोलेबाजी थी, वो तो एज इट इज आ गई है, जो कम्युनिस्टों ने सीधे की सीधे सौंप दी। भाई लाल पटका छोड़ा और तृणमूल वाला 2 पत्तियों वाला पटका वो उड़ लिया, बस इतना ही तो हुआ है बंगाल में। तो ये भी है वहां। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पहली बात जो आपने कही कि देरी हुई, उसकी वजह ये थी कि भाई इतने लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने में भी देरी हो सकती है। उसके बाद कोई ऐसा नाम ला देते हैं, एक के बाद एक, आप देखिए। तो जहां लोग हैं, जहां प्रतिभा है, जहां विकल्प हैं, वहीं तो देर लगेगी। और ये 20 साल 50 साल आगे का कार्यक्रम है भाजपा का। जी मैं एक बात पॉइंट आउट करता हूं, हरियाणा में भाजपा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रही थी। हरियाणा वो प्रदेश है जो हर 5 साल में सरकार बदलने के लिए जाना जाता था। वहां पे भाजपा ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट किया। बिहार में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट किया। ये अलग किस्म के चैलेंजेस थे, परंतु ये वो राज्य थे जहां भाजपा का अच्छा खासा संगठन, वोट बैंक और भाजपा सत्ता में थी। सर मुझे लगता है कि भाजपा की असली अग्नि परीक्षा होने जा रही है बंगाल में। क्यों? देखिए, केरल और तमिलनाडु में भी 18-18, 20-20% वोट है, पर अभी 18%। बंगाल में हम 38% वोट लेके बैठे। ममता बनर्जी 48% पे। तो ये तो आपने सही कहा कि जो असली अग्नि परीक्षा भाजपा संगठन की होगी या नवीन बाबू की होगी, नितिन नवीन साहब की, वो बंगाल ही होने जा रहा है। एसआईआर के बाद ममता बैकफुट पे दिखाई दे रही हैं। आपने क्लब कल्चर, गुंडा कल्चर की बात की। टीएमसी को वो पूरा गुंडा कल्चर और पूरा वो काडर, गुंडा काडर सीपीएम से दहेज में मिला था। मैंने कल एक चर्चा में सुना कि टीएमसी का गुंडा पूरा एन ब्लॉक उठ के भाजपा में आने की तैयारी कर रहा है। वो खाली तौल रहा है, हवा का रुख देख रहा है। अगर उसको जरा सा भी अंदेशा हुआ कि इस बार सरकार पलट सकती है, तो वो चुनाव से पहले या तो न्यूट्रल हो जाएगा और पब्लिक को बोल देगा अपनी मर्जी से वोट डालिए। वो जो कि वोट डालने के लिए निकलने नहीं देता था, इस बार वो या तो न्यूट्रल हो जाएगा या चुनाव से पहले ही बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये वो बदलाव आप भी देख पा रहे हैं बंगाल में? वाकई ये बदलाव दिख रहा है आपको? देखिए, बंगाल का तो ये पूरा का पूरा कल्चर ही रहा है। वहां जब तक कांग्रेस रही, वहां का जो सिस्टम है पूरे देश के सिस्टम से अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां छोटे छोटे जो समूह हैं वो बड़ी ताकत होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के। अभी आप सोचिए कि एक एक वार्ड में भाजपा के मजबूती की या भाजपा के उत्थान की क्या वजह है? वार्ड प्रमुख, पन्ना प्रमुख, आधा पन्ना प्रमुख, है ना? मतलब 10 लोगों पर एक लोग तक जाके बिठा दिया। इतना गहरा पेनेट्रेट किया है भाजपा ने, भाजपा संगठन ने, जहां कहीं भी वो कर सकी है। इसके बावजूद बंगाल को वो क्यों नहीं भेद पा रहे हैं? क्योंकि बंगाल में वो ये कर नहीं पा रहे हैं। एक तो डर का माहौल है, दूसरे ये जो कल्चर है ये कांग्रेस के समय से शुरू हुआ। छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे छोटे इलाकों में कैरम के क्लब बने हुए हैं,
सांस्कृतिक क्लब बने हुए हैं, सरस्वती पूजा के नाम पर क्लब बने हुए हैं, करवाने वाले बने हुए हैं, और दुर्गा माँ तो है ही, दुर्गा फुटबॉल तो क्लब। फुटबॉल क्लब हैं, और दुर्गा माँ तो बेटी ही है बंगालियों की, तो उनके नाम पर तो इन लोगों ने और धूम मचा रखी है। अब इन क्लब्स का क्या सीन है कि ये छोटी से छोटी जगह, मतलब वार्ड, एकदम जो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स होती है वहां तक ये घुसे हुए हैं। तो दो ही रास्ते हैं, या तो इनकी पूरी निष्ठा जैसे इन्होंने कांग्रेस से कम्युनिस्टों को दी, कम्युनिस्टों से तृणमूल को दी, तृणमूल से भाजपा में आ जाए, लेकिन वहां खतरा ये है कि फिर भाजपा का भी चरित्र भाजपा टाइप नहीं रह सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी गहरी जड़ें हैं। दूसरा ये है कि भाजपा खुद पर भरोसा करे, और जैसे वो कौन अग्रवाल था जो आपत्तिजनक शेर वेर पढ़ता था लेकिन आ गया भाजपा में, उसके बाद से मैं उसको आजकल देख ही नहीं रहा हूँ, सपा वाला था। वो हरदोई या कहाँ के थे ना, हाँ, कौन अग्रवाल, कोई विस्की अग्रवाल में के। पता नहीं क्या, हाँ, राम में बसे रम, रम में वो वाला बसे शेर राम, था, विस्की में बसे विष्णु, इस टाइप का कुछ घटिया इस टाइप उसका का शेर शेर था। पढ़ता था। तो जी। वो भाई साहब आज कहाँ हैं? नरेश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल कहाँ हैं आजकल? वैसे उसने जब ये शेर पढ़ा था तो हमने भी अपनी अधो जटाएं लिफाफे में भर के उसको भेजी थी। मैंने आह्वान किया था फेसबुक पे कि इसको अधो जटाएं भेजो। मैंने सुना पूरा एक कमरा भर गया था। सचमुच, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो नरेश अग्रवाल टाइप के जीव हैं, ये कहाँ है? कहने का मतलब ये है, आज देखिए हिमंता जो है, उनको कौन कहेगा कि वो कांग्रेस से आए हैं? वो मतलब जी। केतली से ज्यादा गर्म कढ़ाई वाला मामला है। तो इसलिए ये, अगर ये आते हैं, अगर आपकी खबर सच्ची है, हालांकि देखिए उन लोगों का सीधा सा संपर्क ये रहता है कि उनको अपनी सत्ता से मतलब रहता है। वो कहते हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम जैसे चला रहे हैं। अगर बीजेपी और उनमें समझौता हो जाता है, अगर वो लोग आ जाते हैं, तब तो इस बार ममता बानो जीरो। और अगर उस हेर को नहीं तोड़ पाते हैं तो फिर इस बार वही पुराना होगा मामला, जब एकदम लग रहा था कि भाजपा जीतेगी जीतेगी, और अंत में ममता बानो ने चमत्कार कर दिया। सबसे ज्यादा इस बार दारोमदार रहेगा भद्रलोक पर, क्योंकि भद्रलोक भी मैं सुन रहा हूं कि वो ममता बानो से परेशान है, और वो भी इस बार टूट रहा है। अगर भद्रलोक टूट गया तो फिर ममता बानो दिक्कत में होंगी। अगर मुसलमानों ने गलती से भी लामबंदी कर दी ओवैसी के पक्ष में तो दिक्कत होगी। और मुझे लगता है कि इस बार ये सब कुछ होने वाला है, और ममता बानो इस बार उखड़ने वाली है। जी। नहीं, अंतिम एक मिनट में सवाल, जो ये आमूल चूल परिवर्तन और सीनियर्स को मार्गदर्शक मंडल और अन्य रिटायरमेंट वाली जिम्मेवारियां दे के पूरे संगठन में यंगस्टर्स को, ये सब कयासबाजी है, इसीलिए मैं आपका प्रश्न पूरा सुनूंगा भी नहीं। क्या ऐसा यंगस्टर्स भाई? ठीक है, 45 साल के हैं नितिन नवीन, क्या यंगस्टर? मतलब 45 साल तक आदमी, भाई ठीक है, यंग रहता है। आजकल हम लोग नहीं नहीं, अच्छा खाते खड़गे हैं, की अच्छा तरह नहीं पहनते है हैं। सर, खड़गे की तरह नहीं है। खड़गे की तरह भी बिल्कुल नहीं है, और पाढ़ा की तरह भी नहीं है, विंटी की तरह भी नहीं है कि भाई तुम 55 साल में युवा ही बने हुए हो। हाँ, समन्वय, संघ और भाजपा का जो आधार है समन्वय है, उस मुताबिक चल रहा है। एक तरफ देखिए आपने, भाई लाला जी लोग हल्ला कर रहे थे कि हमको नहीं दिया नहीं दिया, तो लीजिए भाई, आपके आदमी को पूरा बना दिया, अध्यक्ष ही बना दिया, आप लेते रहिए। तो समन्वय चल रहा है, और ऐसा नहीं है। जिनको मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा वो जाएंगे। भाई मारा मारी नहीं होती है ना। सोचिए ना आप, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारत में, लगभग पूरे भारत पर राज, 4-5 छिटपुट राज्यों को छोड़ दीजिए तो लगभग भगवा ही है पूरा।
केंद्र में 12 वर्षों से राज, उस राजनीतिक दल में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है और एक क्यों तक नहीं होती है। आप सोचिए किसी और पार्टी में ऐसा हो सकता है क्या? दूसरी पार्टी में तो वो आपने जिनका नाम लिया है वो भाई साहब तो कहते हैं कि आला कमान बताएगा कर्नाटक में क्या होने वाला है, तो इसी से उनकी हैसियत समझ में आती है। पिंकी वाड्रा नॉमिनेशन भरने जाती हैं, वो चौकीदार की तरह उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। और अंग्रेजी में कहूं तो फ्लेक्स और हिंदी में कहूं तो नेता, नकटी, उसको भी भाई लोग विंची जी ने पोंछ दिया था खड़गे जी के कुर्ते में। तो हम लोग वार्ता को अब अगर कंक्लूड करना चाहें तो एक वाक्य में जी मैं यही कहूंगा कि भाजपा समन्वय की ओर बढ़ रही है, कांग्रेस बिखराव की ओर बढ़ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। दोबारा किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री श्री राम। राम। हर हर महादेव।